लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है? ठीक है, मतलब द फॉलोइंग कीज एक्टिव्स हेल्प फॉर करंट ओपन एप्लीकेशन, मतलब अगर वर्तमान में कोई भी एप्लीकेशन जो करंट में एक्टिव है, हेल्प के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? ठीक है, तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो हेल्प के लिए शॉर्टकट की F1 होती है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ बोल रहा है कि करेंट ओपन एप्लीकेशन, मतलब कि जो वर्तमान में एप्लीकेशन आप ओपन किए हैं उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ओके, यहाँ पर देखिए, अगर हम कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नोटपैड ही ओपन कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, अगर आपको नोटपैड से रिलेटेड हेल्प चाहिए, ये नोटपैड है, इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो F1 प्रेस करेंगे तो ये देखिए नोटपैड से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर हेल्प खुला हुआ दिखाई देगा। ये देखिए नोटपैड से रिलेटेड हेल्प खुला हुआ है ना, हेल्प एंड सपोर्ट विंडो, व्हाट इज नोटपैड, नोटपैड क्या होता है, ठीक है, तो ये हेल्प विंडो खुलती है क्या प्रेस करने से? F1 करने से, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ओपन करके रखे हैं क्या, MS वर्ड, ओके, मान लीजिए आपने MS वर्ड ओपन करके रखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विन वर्ड आपने ओपन करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर प्रेस करते हैं F1, अगर आप यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं तो आपको नोटपैड का हेल्प नहीं मिलेगा, आपको फिर यहाँ पर वर्ड से संबंधित, MS वर्ड से संबंधित आपको हेल्प यहाँ पर मिलेगा। यानी कि वर्तमान में जो सॉफ्टवेयर खुला होता है, एक्टिव होता है, उसी से संबंधित आपको हेल्प मिलेगी। याद रहे हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है कि कंप्यूटर में हेल्प के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? F1 होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। इसी का देखिए यहाँ पे हिंदी वर्जन क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन के लिए सहायता को सक्रिय करता है? तो वर्तमान में खुली हुई एप्लीकेशन, ठीक है, ये नहीं कि बंद हो एप्लीकेशन, डीएक्टिवेट हो एप्लीकेशन फिर वहां पे F1 करोगे तो नहीं, जो वर्तमान में खुली रहेगी, एक्टिवेट रहेगी, उसी से रिलेटेड हेल्प मिलेगी। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, द जॉब्स हैव फिक्स्ड डेडलाइन इन द केस ऑफ, मतलब निम्न में से किस स्थिति में कार्यों की एक निश्चित समय सीमा होती है? तो किसमें होती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर कहाँ यूज होता है? ऐसे जगह पे जहाँ पे आपको एक्यूरेट और फिक्स्ड डेडलाइन पे आपको आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए होता है, वहाँ पे आप कहाँ यूज़ करते हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। यानी कि किसी निश्चित तिथि के कार्य को पूरा करने के लिए, निश्चित एक समय के अंतराल काम करने के लिए जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है उसको कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको शॉर्ट में RTOS यानी कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक्यूरेट टाइम पे वर्क करता है ना, एक निश्चित समय सीमा पे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हाँ, एन इंटरप्रेटर converts a high level language program into machine language by executing। ठीक है, तो देखिए ये क्या चीज होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, कंप्यूटर जो होता है लो लेवल लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि LLL लो लेवल लैंग्वेज समझता है। ठीक है, अब जो हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वो यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, चूंकि कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज समझता है और हम लोग क्या बोलते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को यहाँ पर मशीन को रीडेबल बनाने के लिए यहाँ पे ट्रांसलेटर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरप्रेटर काम करता है, द एन इंटरप्रेटर।
ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी भाषा में, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी भाषा यानी कि 01, तो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? इंटरप्रेटर। तो देखिए ट्रांसलेटर कई हैं, जैसे कि इंटरप्रेटर, असेंबलर और कंपाइलर, ये सभी क्या है? ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। कौन कौन से? कंपाइलर, ठीक है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। तो यहाँ पर सभी के अलग अलग कार्य हैं। जैसे कि जो इंटरप्रेटर होता है ना, तो अगर आपने प्रोग्राम बना दिया है, ठीक है, मान लीजिए कई लाइन के प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, तो जो इंटरप्रेटर होगा तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन कैसे? लाइन बाय लाइन करता है, एक एक लाइन करता है, ठीक है। कौन करता है? ये इंटरप्रेटर काम करता है। ऐसा लाइन बाय लाइन यानी कि दिए गए प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ पर बात एक आती है कि भाई कंपाइलर क्या काम करता है? फिर जो कंपाइलर होता है तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन एक साथ प्रोग्राम को एक साथ, है ना, वन टाइम एक साथ कंपाइल कर देता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि जो कंपाइलर है तो लाइन बाय लाइन करता है, जबकि जो कंपाइलर होता है तो एक साथ कंपाइल कर देता है, क्या? हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोग अगर जावा पढ़ते, जैसे कि पीजीडीसी में सिलेबस में आपके है जावा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या काम करता है? जावा, ठीक है। आप प्रोग्राम को क्या करते हो? जावा से में कंपाइल करते हो। कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हो आप? जावा सी स्पेस फाइल का नाम, तो फाइल का नाम जो भी आप देते हो xyz डॉट जावा, ऐसे लिखते हो डॉट जावा। तो यहाँ पर जावा सी कंपाइलर है और xyz और डॉट जावा फाइल का नाम है। यानी कि जो कंपाइलर होता है तो दिए गए फाइल के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं एक साथ कंपाइल करता है और एरर को डिटेक्ट करता है कंपाइलर। लेकिन यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो दिया गया है क्या? इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर कंपाइल करता यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में समझ में आ गया अंतर। इसी का यहाँ पर देखिए हिंदी वर्जन दिया गया है कि एक इंटरप्रेटर किस प्रकार हाई लेवल प्रोग्राम भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो लाइन दर लाइन यानी कि लाइन बाय लाइन हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिएगा। हाँ, an application software is meant to carry out operation for, मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है? तो किसके लिए क्या करता है? वन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? एक निश्चित एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेंट टू कैरिड आउट ऑपरेशन फॉर। देखिए व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें जैसे कि एमएस वर्ड एक क्या है? एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या आप एमएस वर्ड से आप मैसेज कर सकते हो? नहीं, यानी कि यह एक विशेष कार्य के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है तो केवल एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है, एक स्पेशल कार्य के लिए बनाया जाता है। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करने से क्या होता है? तो कीबोर्ड में देखिएगा ध्यान से कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यानी कि OSK रन पे OSK लिखेंगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। OSK यानी कि होता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, OSK ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करते हैं यानी कि ये कंट्रोल
और ये टैब प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक एप्लीकेशन खोल लेते हैं, ठीक है, चलिए हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन खोल लेते हैं। ये हमने खोला है, मान लीजिए ब्राउज़र खोला हुआ है, आपको यहाँ पे ब्राउज़र दिखाई दे भी रहा होगा, ठीक है। ये चलिए, ये यहाँ पे हम ब्राउज़र खोल लेते हैं और आपको यहाँ पे ये ब्राउज़र दिखाई दे रहा है ना, ये ब्राउज़र दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि किस सॉफ्टवेयर में। देखिए हमने आपको बताया कि जो शॉर्टकट कीज होती हैं तो अलग सॉफ्टवेयर में अलग काम करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर का नाम बता नहीं रहा है कि किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। तो यहाँ पे प्रेसिंग कंट्रोल टैब, कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करने से क्या होता है। तो देखिए अगर आप ब्राउज़र की बात करते हैं तो ब्राउज़र में अगर आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करते हैं, पहली बात तो कंट्रोल प्लस टी प्रेस करने से क्या होता है कि यहाँ पर न्यू टैब ओपन होता है, यानी कि कंट्रोल प्लस टी करने से क्या होता है कि एक नया टैब, एक न्यू टैब इंसर्ट होता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस टैब प्रेस करते हैं तो एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करने का काम करता है ये, ठीक है, एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है तो होना चाहिए क्या, स्विच बिटवीन टैब, ठीक है, यहाँ पे स्विच बिटवीन टैब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है स्प्रेडशीट। ये अगला क्वेश्चन किसका है, स्प्रेडशीट। अगर हम कहें तो जो स्प्रेडशीट है यानी कि एक्सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेल। और स्प्रेडशीट आपका जो है तो ओपन ऑफिस का हो सकता है और MS ऑफिस का भी हो सकता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल। तो अब ये कह रहा है कि स्प्रेडशीट डज नॉट अलाउ, यानी कि स्प्रेडशीट में क्या अलाउ नहीं होता है, मतलब कि स्प्रेडशीट किसकी अनुमति नहीं देता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये एक्सेल है, ठीक है ना, ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक्सेल है। तो ये बोल रहा है कि एक्सेल में क्या अनुमति नहीं है, एक्सेल में क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा एक्सेल खुला है, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। हमें डाटा के बीच में डिफरेंसेस करना है और चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, हम सभी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन हम एनिमेशन का काम नहीं कर सकते हैं, है ना, एनिमेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो एक्सेल है यानी कि स्प्रेडशीट है, तो स्प्रेडशीट में मैनिपुलेशन ऑफ डाटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। और हम हमारी आवश्यकता के अनुसार हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं, चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एनिमेशन क्रिएट नहीं कर सकते, एनिमेशन क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करने के लिए अलग अलग प्रकार के एनिमेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, उसकी मदद से हम कर सकते हैं, लेकिन स्प्रेडशीट से यानी कि एक्सेल से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन कर रहा है कि स्प्रेडशीट क्या अलाउ नहीं करता है, तो स्प्रेडशीट एनिमेशन अलाउ नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनिमेशन। इसी को हिंदी में अगर आपको देखना है तो हिंदी में देख सकते हैं कि एक स्प्रेडशीट, अगर हम बाद में हमने बताया कोई एक्सेल यानी कि क्या होता है, स्प्रेडशीट आपका है तो क्या अनुमति नहीं देता है, तो एनिमेशन क्या होता है कि जो एनिमेटेड मूवी बनती हैं, है ना, वो एनिमेटेड सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ, ये अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट वी शुड प्रेस। फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+N होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, अगर आपको न्यू फाइल ओपन करना है तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट की क्या बता रहा है, Ctrl+N, ठीक है।
तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+N प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और ओपन करने के लिए क्या बता रहा है, ओपन करने के लिए Ctrl+O, फाइल को ओपन, पुरानी फाइल जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में सेव है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+ हम ओ का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहली बात तो कंट्रोल अल्ट से सिंबल, ये सिंगल कंट्रोल अल्ट करने से कोई काम होगा नहीं, ठीक है ना। और अगर आप Alt+K यूज करते हो तो हाँ, ये तो सत्य बात है कि Alt+K करने से मेनू एक्टिवेट होते हैं, टैब एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी शॉर्टकट की का यूज आपसे आना चाहिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर अल्ट बटन दबाते हो तो पहली बात तो अगर MS वर्ड की बात करते हैं, अगर MS वर्ड में केवल अल्ट बटन दबाते हो तो ये मेनू एक्टिवेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि K प्रेस करने से, तो K प्रेस करने से यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Alt+K से कुछ होता नहीं है। और आप यहाँ पे बोल रहा है नई फाइल बनाना है, नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N होता है। पुरानी फाइल जो हमारे पास ऑलरेडी सेव है उसको ओपन करने के लिए Ctrl+O होता है, और नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए Ctrl+N होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+N। इसी का हिंदी आप देख सकते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, Ctrl+N का यूज़ करते हैं, ओके। ओके, नेक्स्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये टू रेस्ट द हाईलाइट टेक्स्ट टू द डिफॉल्ट फॉन्ट एंड वी प्रेस, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हाईलाइटेड चिन्हित किए गए शब्द को डिफॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करने के लिए क्या होता है। तो आपको हमने फर्स्ट सेम में ही बताया था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेटिंग होती है, फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। तो इसको हमने लिखवाया भी था, आप इसको प्रैक्टिकली देख भी सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर कोई पैराग्राफ लिख देते हैं, ठीक है ना। और चलिए, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पर इक्वल टू करते हैं और RAND रैंडम फंक्शन लगाते हैं। और यहाँ पर कितने पैराग्राफ चाहिए भाई, एक पैराग्राफ चाहिए, तो एक पैराग्राफ और इंटर मार देंगे तो देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, एक पैराग्राफ आ गया। अब इसमें चलिए हम डेकोरेशन करते हैं, मतलब डेकोरेशन करने का मतलब ये कि टेक्स्ट को हम कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे, कलर कर देंगे, टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे और मोटा कर देंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेटिंग। हमने फॉर्मेटिंग मतलब होता है टेक्स्ट का रंग रूप आकार बदलना, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमें इसको पहले जैसा बनाना है, यथावत जैसे पहले था वैसा बनाना है, जैसे पहले था वैसा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर दो। या फिर इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+स्पेस, है ना। यहाँ पे देखिए Ctrl+स्पेस करेंगे, यहाँ पे देखिए कीबोर्ड यहाँ पर ये है, और Ctrl+स्पेस करने से क्या होता है, ये पहले सेलेक्ट कर लो, Ctrl+स्पेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कोई भी अगर आपने रंग रूप आकार यानी कि फॉर्मेटिंग किया हुआ है, कलर वगैरह किया है, फ़ॉन्ट साइज कम अधिक किया है, तो पहले जैसा करने के लिए, फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम, Ctrl+स्पेस का यूज़ करते हैं, है ना। Ctrl+स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, अक्सर ये काम में आती है, ठीक है। तो रीसेट यानी कि उसको रीसेट करने के लिए हम Ctrl+स्पेस का यूज़ करते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए इसको, तो हिंदी में आप देख सकते हो क्या बोल रहा है कि हाईलाइटेड चिन्हित किए हुए शब्द को डिफॉल्ट फॉन्ट में रीसेट करना। तो रीसेट करने के लिए Ctrl+स्पेस मार दो, पूरा रीसेट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होल्डिंग शिफ्ट की विल लीड द सिस्टम टू, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड को जैसे ही सिस्टम को आप ऑन करते हो, ठीक है ना, जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, स्टार्ट करते हो, ओके, बूट करते हो, तब आप स्टार्टिंग से ही शिफ्ट बटन को क्या करके रखो, दबा के रखो। शिफ्ट बटन को आप दबा के रखोगे
तो फिर जब सिस्टम ऑन होगा तो वो नॉर्मली ऑन नहीं होगा, वो सेफ मोड में चालू हो जाता है। आप मोबाइल को भी सेफ मोड में ऑन कर सकते हो। अच्छा, सेफ मोड में ऑन करने से इसका डिसएडवांटेज मतलब क्या है कि सेफ मोड में जब आप सिस्टम को, चाहे वो मोबाइल सिस्टम हो और चाहे आपका वो कंप्यूटर सिस्टम हो, अगर आप सेफ मोड में ऑन कर देते हो तो बाकी कुछ एप्लीकेशन जो है काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मोबाइल पे अगर आप सेफ मोड में मोबाइल को ऑन कर लेंगे तो जो सॉफ्टवेयर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चलाओगे, जैसे कि अगर आप मैसेंजर कोई अगर डाउनलोड किया हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, जो आप प्ले स्टोर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप चलाओगे तो बड़ी दिक्कत करेगा, यानी कि सेफ मोड में वो नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। हम उसको नॉर्मल मोड में लाएंगे तभी चलेगा। तो यहाँ पर अगर आप सिस्टम को चालू करिए, शुरू में चालू करिए और चालू करके आप शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे तो वो जो सिस्टम है तो नॉर्मली चालू नहीं होगा बल्कि सेफ मोड में चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और सेफ मोड में जहाँ सिस्टम चालू हुआ तो कुछ एप्लीकेशन चलना बंद हो जाते हैं, कुछ एप्लीकेशन नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, जब सिस्टम को आप बूट करोगे तब वो नॉर्मली बूट होता है कि सेफ मोड में चालू हो जाता है, तो वो सेफ मोड में ऑन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसी क्वेश्चन का हिंदी में दिया है कि शिफ्ट को दबाए रहने से जो सिस्टम होता है तो बूट सेफ मोड में ऑन हो जाता है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है MS वर्ड अलाउ क्रिएशन ऑफ डॉट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि MS वर्ड में मूल रूप से यानी कि मुख्य रूप से किस प्रकार के दस्तावेज बनाने की अनुमति देता है। तो किस प्रकार के दस्तावेज? .doc। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, इससे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है? तो किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने का एक तरीका है। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल का नाम है मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल का नाम है .mp3। एक फाइल और है ना, मान लो इसका नाम है क्या? हेलो। मान लो एक फाइल है उसका नाम है hello.mp3। एक फाइल और है उसका नाम है hello.mp4। एक फाइल और हमारे पास है उसका नाम है, मान लीजिए कि hello.jpeg। हमारे पास एक फाइल है उसका नाम है .jpg। यहाँ पे देखिए 3 फाइलें हमने नाम करके दिखाया आपको। कौन कौन सी फाइल बताया है? hello.mp3, hello.mp4, hello.jpg। अब यहाँ पर क्या आप बता सकते हो कि ऑडियो फाइल कौन सी है, वीडियो फाइल कौन सी है और इमेज फाइल कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, जो hello.mp3 लिखा है ये ऑडियो फाइल है, hello.mp4 ये वीडियो फाइल है ना, और hello.jpeg यह इमेज प्रकार की फाइल है। तो यहाँ पर किसी भी फाइल में 2 नाम होते हैं, किसी भी कंप्यूटर में 2 फाइल जो होते हैं, फाइल में 2 नाम होते हैं, प्राइमरी नेम और सेकेंडरी नेम। प्राइमरी नेम मतलब होता है आपका ये जो फर्स्ट नाम होता है इसको हम प्राइमरी नेम कहते हैं, और डॉट के बाद जो लगाया जाता है उसको हम सेकेंडरी नेम कहते हैं, ठीक है ना। और हम कंप्यूटर में सेकेंडरी नेम को ही देख के बता सकते हैं कि ये हमारी फाइल किस प्रकार की है,
ठीक है, प्राइमरी नेम को देख के नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे चारों फाइलों का नाम क्या है, तीनों फाइलों का नाम सेम है, हेलो हेलो हेले, लेकिन यहाँ पे डॉट के बाद सभी में MP3 MP4 MP JPEG है, यानी कि डॉट के बाद जो लगाया जाता है वो एक्सटेंशन नेम होता है, और एक्सटेंशन नेम के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि हमारी फाइल किस प्रकार की है। उसी तरह से यहाँ पे देखो ये सभी एक्सटेंशन नेम है, ये .doc एक्सटेंशन नेम होता है, किसके लिए है, ये है MS वर्ड के डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन नेम है, और ये .xml है यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का है ये, और .dat यानी कि डाटा फाइल का एक्सटेंशन है, और .txt टेक्स्ट प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन नेम है। तो हम आपको दिखाते हैं कि MS वर्ड में एक्सटेंशन .doc कैसे बनता है, लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप MS वर्ड 2007 से कम वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .doc होगा। अगर आप 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2007 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे होंगे, तब उसका एक्सटेंशन नेम हो जाएगा .docx हो जाएगा। अब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ एक्सटेंशन नेम। जैसे मान लीजिए अभी इस फाइल को हम सेव करते हैं, ये MS वर्ड की फाइल है, इसको आइए हम सेव करते हैं। ओके, Ctrl+S कर दिया और इसको हम सेव कर देते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और इसका नाम देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं XYZ कर देते हैं, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं डेस्कटॉप पे सेव। अब आप यहाँ पर आइए देखिए, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि XYZ फाइल हमारी कहाँ बनी है, XYZ ये फाइल आपकी कहाँ बनी, XYZ x ये है XYZ फाइल अपनी ये बनी हुई है, हाँ ये बनी हुई है, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे जाना हो प्रॉपर्टी पे जाइए, और ये है प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखिए बता रहा है कि टाइप ऑफ फाइल, ये किसका फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, और उसका एक्सटेंशन होता है .docx है। लेकिन अगर आप 2007 से कम वाला वर्जन यूज करते तब ये कहाँ पे आपको दिखाता है, ये MS ये .doc से अधिक वाले वर्जन का .docx, और अगर 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हो आप तो .doc बस दिखाता। आप इसमें अभी किस में ओपन हो रहा है, ये वर्ड पैड में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो इसको, ठीक है ना, आप इसको MS वर्ड में भी सेट कर सकते हो, MS वर्ड में इसको करने लगेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पर किसी भी फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए हम एक्सटेंशन नेम का यूज करते हैं, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर MS वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से कैसी फाइल बनती है, .doc या .docx। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा .doc। अब देखिए इसी क्वेश्चन का यहाँ पे हिंदी दिया है, आप हिंदी भी देख सकते हो कि MS वर्ड में मूल रूप से कौन सी फाइल बनती है, .doc। हालांकि MS वर्ड में कई प्रकार के एक्सटेंशन बनते हैं, और एक्सटेंशन नेम आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। देखो हमने आपको बताया भी था कि अगर आपको MS वर्ड में एक्सटेंशन नेम ढूंढना है कि एक्सटेंशन नेम कौन कौन से होते हैं, .doc या .doc से अधिक भी वर्जन होते हैं। आप इसको देखिए कैसे, अगर आपको हेल्प लेना है तो हेल्प के लिए क्या बताया शॉर्टकट की हमने, F1। तो F1 करिए, यहाँ पे हमने यहाँ पर प्रेस किया, F1 प्रेस किया, और यहाँ पर आप एक्सटेंशन नेम सर्च कर लीजिए। यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए, EXTENSION एक्सटेंशन, और सर्च मार दीजिए, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फाइल एक्सटेंशन नेम दिखाई देगा, और यहाँ पर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सभी के एक्सटेंशन नेम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि देखिए बहुत सारे एक्सेल वगैरह सभी के एक्सटेंशन नेम दिए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक्सटेंशन नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, MCQ में कभी न कभी पूछ ही देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से .docx बनता है, कैसी फाइल का, डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है, और माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, .docm होता है, और टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .dotx होता है, और माइक्रो इनेबल टेम्पलेट का एक्सटेंशन क्या होता है, .dotm होता है। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि
देखिए निश्चित रूप से जब अब कभी हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे और क्वेश्चन के, तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इससे 101% क्वेश्चन जनरेट करके आपको जरूर देगा कि माइक्रो इनेबल्ड MS वर्ड में माइक्रो इनेबल्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, ऑप्शन दे देगा .docx, .docm, .docx, .dotm क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन .docx, माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट का .docm और टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन MS वर्ड में .docx और माइक्रो इनेबल्ड टेम्पलेट का .docm होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। हाँ, ए टाइपिकल वर्कशीट हैज ... नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि MS एक्सेल की बात कर रहा है कि एक MS एक्सेल में प्रारंभिक वाले MS एक्सेल में जो कॉलम की संख्या होती है, तो कितने होते हैं कॉलम की संख्या, 256 कॉलम होते हैं। और देखिए ये भी महत्वपूर्ण चीज बताने वाली यहाँ पे ये है कि अगर आप 2007 से कम वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, तब यहाँ पर कॉलम की संख्या 256 होगी। लेकिन अगर आप MS ऑफिस का 2007 या 7 से अधिक वाला वर्जन यूज कर रहे होंगे, ठीक है ना, तब जो कॉलम की संख्या होगी तो 16,384 होगी। आइए हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि ये MS एक्सेल है, ओके, और MS एक्सेल यहाँ पर ये है, और यहाँ पर आपको हम कॉलम की संख्या दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्सर जो ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाँ यहाँ पर आ रहा लिखा हुआ है 16,384C, यानी कि 16,384 कॉलम होते हैं, ठीक है, और 10,48,576 रो होते हैं। तो ये 2007 या 7 से अधिक वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप 2007 या 2007 से कम वाला वर्जन, यानी कि जैसे 2002, 2003 ऑफिस XP इनका यूज़ कर रहे हैं अगर एक्सेल का, तो तब 256 कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है, ओके। यहाँ पे इसी का हिंदी वर्जन है क्वेश्चन का कि एक प्रारूप वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं, तो 256 कॉलम होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होना चाहिए सभी को कि द स्मॉल पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट सीन ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज, यानी कि डेस्कटॉप पे जो आपको चित्रात्मक रूप से छोटे चित्र दिखते हैं, डेस्कटॉप पे चित्रात्मक रूप में जो चित्र देखते हैं उनको आप क्या कहते हैं, मतलब जो आपके ये दिख रहे हैं इनको हम आइकॉन कहेंगे, है ना। ये चित्रात्मक रूप से हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, आइकॉन कहेंगे। हमारे सभी क्या हैं, आइकॉन हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइकॉन हो जाएगा। हम उनको फाइल मेनू नहीं कहते, लिस्ट मेनू नहीं कहते, टास्क मेनू कहते, बल्कि क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी में इसी क्वेश्चन अगर आपको देखना है कि डेस्कटॉप पर दिखते छोटे चित्र को क्या कहते हैं, आइकॉन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे विंडो का लोगो देख रहे हैं, ये आइकॉन है। टास्क बार पे आप जो भी आप देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, वो सभी क्या है, आइकॉन है, ठीक है ना। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, आइकॉन है, ठीक है। तो हम आइकॉन इनको कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, What is called when you remove some information from file or remove a file from disk? अगर आप कोई भी कंप्यूटर से, डिस्क से चीज़ों को हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलीट कहते हैं। हटाना यानी कि डिलीट करना, यानी कि रिमूव करना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द की टू रिफ्रेश द कंटेंट ऑन द डेस्कटॉप इज, अगर आपको डेस्कटॉप के कंटेंट को रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। यानी कि अगर आप डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे जाकर के F5 प्रेस करिए तो देखिए क्या हो रहा है,
ये इस रिफ्रेश हो रहा है, यानी कि जैसे आप राइट क्लिक करते हो ना, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो, उसी तरह से रिफ्रेश करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, F5 होती है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि डेस्कटॉप पे अगर आपको रिफ्रेश करना है तो इसके लिए क्या होती है शॉर्टकट की, F5। F5 ध्यान रखिएगा फंक्शन की है, ठीक है ना। फंक्शन की कुल कितने होते हैं, या फोन से लेकर के F12 तक फंक्शन की होते हैं, जिसमें से रिफ्रेश के लिए F5 आप शॉर्टकट यूज करोगे। ठीक है, इसी का हिंदी आपको देखना देख सकते हैं कि रिफ्रेश करने के लिए कौन सी कुंजी का यूज होता है, F5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन यू मेक चेंज टू ए डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करते हैं तो बदलाव करने को क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कट लिखा है, ठीक है, अगर आप उसको यहाँ पे हटा देते हो, कुछ दूसरी चीज़ें लिख देते हो, तो उसको आप क्या कहोगे, एडिटिंग कहोगे। तो क्या कहते हैं उसको, एडिटिंग कहेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में बदलाव करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एडिटिंग कहेंगे। ठीक है ना, बहुत आसान है। इसके बाद डॉट डॉट इज ए प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। मतलब कि कमांड को क्रियान्वित करने की विधि को क्या कहेंगे, एग्जीक्यूट कहेंगे। कमांड को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया को कहेंगे एग्जीक्यूट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने ओपन किया, मान लीजिए कि CMD DOS ओपन किया, ठीक है ना। हमने कहा कि आपको अगर कलर देखना है तो लिखा COLOR कलर स्पेस 4E कहा, तो अभी ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, अभी हमने कमांड केवल लिखा है और आप लिख करके इंटर मारेंगे, ये एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। तो यही क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट ऑफ कमांड, तो कमांड को क्रियान्वित करने की प्रोसेस को हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो कमांड एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the feature that adjusts the top and bottom margin so that the text is entered vertically on a printed page? तो क्या कहेंगे, वर्टिकल जस्टिफाई। वर्टिकल जस्टिफाई यानी कि आपको वर्टिकली अगर आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो तो ऊर्ध्वाधरली अगर आपका मैटर बीचों बीच यहाँ से आ रहा है, बीचों बीच आ रहा है और लेफ्ट राइट मार्जिन बराबर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वर्टिकली जस्टिफाई कहेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। तो जो पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस होती है उसको हम क्या कहेंगे, माउस कहेंगे। माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस या ड्रॉ डिवाइस भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसी का हिंदी आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट एवं ड्रॉ यंत्र है, यानी कि डिवाइस है, माउस है। ठीक है, माउस को पॉइंटिंग एवं ड्रॉ पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन पावर पॉइंट व्हाट आर दी हेडर एंड फुटर बटन फाउंड ऑन दी इंसर्ट टैब। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हेडर एंड फुटर इंसर्ट टैब में कहाँ पर पाया जाता है, किस ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है, कहाँ पे, पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे देखिए, पहले पावर पॉइंट आप ओपन कर लीजिए। ये विंडो R प्रेस किया हमने यहाँ पर, ओके, ये हाँ विंडो R प्रेस करते हैं अपन, यहाँ पे विंडो R और POWERPNT पावर पॉइंट। पावर PNT के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, पावर PNT। ये भी आपको याद रखना है, पावर पॉइंट के एप्लीकेशन फाइल का नाम क्या होता है, पावर PNT होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जो हेडर एंड फुटर होता है तो कहाँ पाया जाता है, तो इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, इंसर्ट टैब के ये टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हेडर एंड फुटर, ये देखिए मिल गया, आपको दिखाई दे दिया। ये देखिए, ये है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, हेडर फुटर कहाँ पाया जाता है, टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत पाया जाता है। ये देखिए, है ना, हेडर फुटर। तो यहाँ पर अगर आपको
क्वेश्चन यहाँ से आपसे कर रहा है कि पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर कहाँ पे पाया जाता है इंसर्ट टैब के अंतर्गत, तो ये होता है टेक्स्ट ग्रुप के अंतर्गत। ठीक है, ओके। तो इसी का हिंदी अगर आपको देखना है क्वेश्चन, तो हिंदी क्वेश्चन देख सकते हो आप। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस ग्रुप में आता है, तो किस ग्रुप में आता है, टेक्स्ट ग्रुप में आता है। अच्छा, ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप, ग्रुप क्या होता है, तो यहाँ पर ग्रुप आपके बारे में बता दिया, ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ रिबन्स कमांड्स, रिबन और कमांड्स का समूह होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे हाँ, a typical slide in a slide presentation would not include a, स्लाइड प्रस्तुति की एक प्रारूपी स्लाइड में क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है, कंटेंट टेम्पलेट, कंटेंट टेम्पलेट नहीं होता है। ठीक है, बाकी फोटो, इमेज, ग्राफ, क्लिप आर्ट सभी होते हैं। ठीक है, कंटेंट टेम्पलेट नाम से नहीं होता। अगला क्वेश्चन, टू फाइंड द पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन फाइंड करने के लिए यू यूज द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द डॉट डॉट टैब ऑफ द पावर पॉइंट। तो कुल मिलाकर के ये बोल रहा है कि स्पेशल पेस्ट अगर आपको यूज करना है तो क्लिप बोर्ड जो ग्रुप होता है तो किस टैब के अंतर्गत आता है, तो आपको यहाँ पर ले चलते हैं, दिखाते हैं कि ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए आप। यहाँ पर ये है होम टैब है और होम टैब के अंतर्गत आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड दिखाई दे रहा है और स्पेशल पेस्ट का यूज़ करना है तो यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, और स्पेशल पेस्ट में यहाँ पे जब किसी भी, अच्छा क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब किसी भी कंटेंट को आप कट या कॉपी करते हो तो क्लिपबोर्ड में जा कर के स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको अगर आपको क्लिपबोर्ड का यूज़ करना है और उसमें से भी आपको स्पेशल पेस्ट का यूज़ करना है तो किसका यूज़ करना पड़ेगा, होम टैब का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि होम टैब के अंदर ही आपका क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसी का हिंदी आप देख सकते हो, इसी क्वेश्चन का हिंदी दिया गया है कि स्पेशल पेस्ट को खोजने हेतु क्लिपबोर्ड पर मौजूद पावर पॉइंट में टैब का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो पावर पॉइंट का हो, चाहे वर्ड का हो, दोनों में वही सेम है। ठीक है ना, होम पे ही होता है क्लिपबोर्ड। ओके, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। चलिए, अच्छा ये क्लिपबोर्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, क्लिपबोर्ड क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए क्लिपबोर्ड क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। देखिए ये क्लिपबोर्ड है ना, यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जैसे हम क्लिक करते हैं क्लिपबोर्ड ऑन हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड होता क्या है, जब हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं, कट करते हैं अथवा कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर हो जाता है, तभी तो हम उसको वापस से फिर से क्या कर सकते हैं, स्पेशल पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, तभी तो आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है घुमा करके कि कट या कॉपी किया गया कंटेंट कहाँ पर टेम्परेरी रूप से स्टोर होता है, तो कहाँ पे स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है, आप बताइए क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी ट्वाइस, कंट्रोल प्लस सी को 2 बार प्रेस करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, when entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of every paragraph। जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब इंटर की को हमेशा किसके बाद दबाया जाता है, हमेशा पैराग्राफ के बाद दबाया जाता है। मतलब समझे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी क्या लिख रहे हो, कोई भी आप सेंटेंस लिख रहे हो,
देखो, आपको नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कंट्रोल दबाने की आवश्यकता, यहाँ पे इंटर दबाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इंटर तभी प्रेस करोगे जब आपको पैराग्राफ चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप इंटर प्रेस करोगे। बाकी अगर आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, आप लिखते जाओगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिक आता जाएगा। तो यहीं पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आप नॉर्मली प्रेस इंटर करते हो तो कब करते हो इंटर प्रेस? जब पैराग्राफ को इंड करना होता है, ठीक है ना, एवरी पैराग्राफ के इंड पे, ठीक है। इसी का हिंदी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि जब किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भरते हैं तब इंटर की को हमेशा निम्न में से में किसके बाद दबाया जाता है? तो पैराग्राफ के बाद दबाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which PowerPoint view display each slide of presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slide। यानी कि पावर पॉइंट में कौन सा व्यू थंबनेल की तरह दर्शाता है और उसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं? व्यवस्थित कर सकते हैं। उसको कहते हैं क्या? स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये पावर पॉइंट खुला हुआ है, ठीक है, ये, और यहाँ पर हमारे पास कई स्लाइड हैं सपोज, ठीक है, कई स्लाइड हैं, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप कहाँ पे जाएंगे? व्यू पे जाएंगे, व्यू में है स्लाइड सॉर्टर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आ गया, स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन खुल गया है। आप इसको क्या कर सकते हो? अरेंज कर सकते हो। ये देखो आगे पीछे दाएं बाएं कर सकते हो, यानी कि सीक्वेंस भी आप चेंज कर सकते हो। स्लाइड सॉर्टर, क्योंकि यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर क्या है? ऑन है। अभी नॉर्मल हो गया, ये स्लाइड सॉर्टर है, ये ऑन हो गया, नॉर्मल हो गया, स्लाइड सॉर्टर। तो स्लाइड सॉर्टर में आपको लगता है कि हमको ये जो पीछे होना चाहिए आगे होना चाहिए, तो इसको उठा करके यहाँ पे कर दो, ये आगे हो गया, ठीक है ना, इस तरह से ये, ओके। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह, थंबनेल यानी कि ये आपको दिखाई देना, ये थंबनेल है, इसको क्या बोलते हैं? थंबनेल, थंबनेल की तरह दर्शाता है एवं स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी होता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होता है? वो स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन होता है। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, हाँ अगला, व्हाट रिफर्स टू ए सेट ऑफ कैरेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर डिज़ाइन। ओके, तो किसी विशेष डिज़ाइन के कैरेक्टर सेट को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कैलीग्राफ कहते हैं। यानी किसी विशेष डिज़ाइन के कैरेक्टर को क्या कहते हैं? कैलीग्राफ कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाया गया हो उसके लिए, उसको हम कैलीग्राफ कहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है which part of computer is used for calculating and comparing। कौन कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर में जो CPU होता है, कौन सा पार्ट कैलकुलेटिंग और कंपैरिजन का कार्य करता है? तो कौन करता है? ALU करता है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे कि आपको पता होगा कि जो LU होता है तो वो मैथमेटिकल वर्क और लॉजिकल यानी कि तार्किक कार्य करता है। तो CPU के कई पार्ट होते हैं, जैसे कि CU यानी कंट्रोल यूनिट, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर,
ठीक है ना, MU मेमोरी यूनिट है ना, ये सभी पार्ट्स हैं जिसमें से जो ALU होता है तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक वर्क करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ALU कहते हैं। ठीक है ना, कभी कभी का क्वेश्चन ALU से रिलेटेड ऐसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा CPU का पार्ट मैथमेटिकल तथा लॉजिकल वर्क परफॉर्म करता है, तो कौन करता है वो, ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये हिंदी में क्वेश्चन इसका कौन सा हिस्सा गणना एवं तुलना करता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। मतलब कि यहाँ पर कौन सा टेक्निक सिंगल लाइन पर एक से अधिक कॉल भेजने की तकनीकी है, तो उसको कहते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि सिंगल लाइन पे एक से अधिक कॉल को भेजने का काम जो होता है कौन करता है, मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन अ URL। मतलब कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, URL में महत्वपूर्ण क्या होता है, जैसे कि हमने कहा कि www.google.com। ठीक है, ये URL पूरा हुआ, HTTP पूरा मिला करके, HTTPS मिला करके। ठीक है, और ये पूरे को हम क्या कहेंगे, URL कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो पूरा URL होता है तो यहाँ पर क्या होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंटेन इन URL, तो कौन सा मस्ट होता है, कौन सा आवश्यक होता है आपका, www। ठीक है ना, www फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब एंड यूनिक रजिस्टर डोमेन नेम। ये क्या हो गया, google.com। .com क्या हो गया, ये डोमेन नेम हो गया। ठीक है ना, तो डोमेन नेम और www होना बहुत आवश्यक है, बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा, URL तो कहलाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीट URL पे www का होना और डोमेन नेम का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यहीं पे इसका क्वेश्चन हिंदी में देख सकते हैं आप, निम्नलिखित में से क्या एक URL में होना चाहिए, तो होना ही चाहिए कौन सा, www होना चाहिए, और डोमेन नेम यानी कि जैसे google.com है ना, google.co.in। ठीक है, ये डोमेन नेम भी होना चाहिए। आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस का कौन सा इसमें पार्ट नहीं हो सकता है, तो स्पेस नहीं होता है। देखिए, ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में केवल 28 क्वेश्चंस ही, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इसी का हम पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम एक्सप्लेन प्रैक्टिकली करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे, आपको हमेशा याद रहे, इसलिए हम उसको प्रैक्टिकली बता देते हैं। अगर हम थ्योरी बताते जाएंगे, अगर आप केवल हम आंसर बताते जाएंगे तो वो एक समय बाद भूल जाएगा, इसलिए हम हर चीज़ों को प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे और आपसे आने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।